अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की हुई है रिंग थ्योरी और उसमें आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 18 चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन। इसमें हम पहले हमारे पास स्टार्ट में 3 डेफिनेशंस आती हैं, एसोसिएट्स, प्राइम्स और इररिड्यूसिबल्स। तो इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास एसोसिएट्स हम शुरू करते हैं, उसके बाद प्राइम्स की और उसके बाद नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे। एसोसिएट्स क्या होते हैं? Elements A and B of an integral domain are called associates if A is equal to BU where U is an unit। क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास A और B इंटेग्रल डोमेन के कोई एलिमेंट्स हों और उनको हम किस तरीके से लिख सकें, A इज इक्वल टू B और B के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं U को, U मेरे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, यूनिट। ठीक है, तो फिर उस टाइम हम A और B को आपस में क्या कहेंगे, वो क्या होंगे, एसोसिएट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रियल नंबर्स में अगर हम देखें तमाम हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट का एसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो यू है वो क्या होगा, एज अ यूनिट एलिमेंट। इसके बाद प्राइम्स में देखते हैं। प्राइम क्या होते हैं? अ नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड प्राइम इफ ए इज नॉट ए यूनिट। ठीक है, कि पहली चीज़ ए जो है इंटीग्रल डोमेन का एक एलिमेंट है जो यूनिट ना हो, और उसके बाद जब जो ए है वो किसी भी बी और सी को डिवाइड करता हो। अगर ए बी और सी इनकी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो क्या मतलब, विच इम्प्लाइज कि ए या बी को डिवाइड करता हो या सी को डिवाइड करता हो। तो ए अगर प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो इन दोनों में से किसी एक को ज़रूर डिवाइड करेगा। तो अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है इंटीग्रल डोमेन में, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम कहेंगे। उसके बाद डेफिनेशन है इररिड्यूसिबल की। तो उसमें हमारे पास इंटीग्रल डोमेन का एक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, उस हम का इज कॉल्ड इररिड्यूसिबल इफ ए इज नॉट अ यूनिट व्हेन एवर बी सी, जो कि इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग करते हैं। और उसका रिलेशन हम कैसे लिखें, ए इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और देन ए और बी इज अ यूनिट। मीन कि अगर एक ऐसा नंबर इंटीग्रल डोमेन में जिसको हम कैसे आगे दो मजीद नंबर्स में फैक्टराइज कर दें, बी और सी में, और उन दोनों में से एक क्या हो, यूनिट हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास नंबर जो ए है वो क्या है, इररिड्यूसिबल है। इसमें प्राइम में हमने क्या देख लिया कि अगर ए किसी भी बी और सी की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो अगर फिर उनमें से ए या बी को डिवाइड करेगा या सी को डिवाइड करेगा, तो ऐसा एलिमेंट ए हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन में प्राइम होगा। और इस तरह लास्ट हमने क्या पढ़ी कि जब भी दो एलिमेंट्स इस तरह लिखे हों, ए इक्वल टू बी और बी के साथ यू हो और यू हमारे पास एक यूनिट हो, तो वो आपस में दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डेफिनेशंस थी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास द सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर इन द केस ऑफ इंटीग्रल इंटीजर्स के केस में क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एंड प्राइम्स आर इक्विवेलेंट। कि जब हमारे पास केस क्या होता है इंटीजर्स का, उसमें ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं इररिड्यूसिबल और प्राइम्स, वो इक्विवेलेंट होते हैं, बट इन जनरल दे आर नॉट। कि जनरल ये बात इक्विवेलेंट नहीं होती ये दोनों कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वी कैन चेक दैट एंड गिवन एलिमेंट इन इररिड्यूसिबल और नॉट। कि हमारे पास अगर एक इंटीग्रल डोमेन में एलिमेंट दिया हुआ है वो इररिड्यूसिबल है या प्राइम है, तो वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि सो वी डिटरमाइन वेदर एन एलिमेंट ऑफ ए रिंग, इंटीग्रल डोमेन कह सकते हैं, इज यूनिट, इररिड्यूसिबल एंड ए प्राइम। मीन्स कि इनमें से क्या चीज़ हो सकती है, बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्म। एक नॉर्म फंक्शन हमारे पास होता है, हम उसके ज़रिए ये फाइंड कर सकते हैं कि एलिमेंट हमारे पास इररिड्यूसिबल है या नहीं है, और वहीं से फिर हम प्राइम का भी आइडिया लगा सकते हैं। नॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास जैसे ऊपर वाली एग्जांपल हमने देखी है, ये इस पेज के स्टार्ट पे देखें, द डिस्टिंक्शन बिटवीन इररिड्यूसिबल एंड प्राइम इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय इंटीग्रल डोमेन ऑफ द फॉर्म Z, जिसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इंटीजर ऑफ D। ठीक है, उसके आगे उन्होंने एलिमेंट लिखे हुए हैं कि उसके सेट के एलिमेंट को किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस बी और स्क्वायर रूट D। तो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अब ये हमने यहाँ से एक एलिमेंट लेना है सेट में से और उस पर नॉर्म फंक्शन अप्लाई करके चेक करना है। तो देखें, नॉर्म फंक्शन हमारे पास मैंने पहले जनरल लिखा है कि वो फंक्शन कैसे किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट होता है। मैंने वहाँ से एक एलिमेंट लिया Z से, जो ऊपर हमने एक वो इंटीग्रल डोमेन ली हुई है, वहाँ से एक एलिमेंट लिया, तो उसमें नॉर्म फंक्शन कैसे लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और d, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर।
तो इस तरीके से ये ऑपरेट होगा और सारे का माड। तो मैं लेट करता हूँ एक नंबर, मैंने कोई भी रैंडम ले लिया 1 + 2 √3, ठीक है। ये मैंने लिया किस रिंग से, इंटीग्रल डोमेन से z, और इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, √3 वाले। तो इसमें जब नॉर्म फंक्शन अप्लाई करूँगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 वैसे ही, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 11। और 11 हमारे पास क्या होता है, एक इररिड्यूसिबल नंबर होता है और एक प्राइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। अब आगे हमारे पास नॉर्म फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर मेरे पास नॉर्म फंक्शन 0 के इक्वल आता है तो इसका क्या मतलब कि जो इनपुट हमने यहाँ पे डाली है x मीन्स के हमारा जो एलिमेंट है वो है 0 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट है, उस पर हम नॉर्म फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्म फंक्शन दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। फिर क्या है कि अगर नॉर्म फंक्शन हमारे पास 1 के इक्वल है तो इसका मतलब होगा जो हमारी इनपुट है x, जो हमारे पास वैल्यू जो जिस पे हमने नॉर्म फंक्शन अप्लाई की है वो क्या है, एक यूनिट है। और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ नॉर्म फंक्शन इज़ प्राइम, जैसे ऊपर एग्जांपल में भी देखा कि अगर हमारे पास हमने किसी x पे नॉर्म फंक्शन अप्लाई किया और आंसर प्राइम आया है, हम क्या कहेंगे कि x क्या है, इज़ इररिड्यूसिबल इन z। और आगे जो भी हमारे पास z जो भी इंटीग्रल डोमेन है, d की वैल्यू जो भी है उस रिंग के अंदर पे हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। इसको यहाँ गौर करें कि हमारे पास अगर आंसर प्राइम में आ जाए तो वो क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। क्या मतलब कि अगर इररिड्यूसिबल हो तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो। अब एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन इररिड्यूसिबल इन इंटीग्रल डोमेन z√3 दैट इज़ नॉट प्राइम। ये ऊपर हमने बात की अभी कि हमारे पास प्राइम हो कोई आंसर नॉर्म का तो इररिड्यूसिबल तो होगा, लेकिन अगर इररिड्यूसिबल है तो वो प्राइम हो ये ज़रूरी नहीं है। अभी हम देखते हैं एग्जांपल में हम क्या देखते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इररिड्यूसिबल, और हमारे पास इस बार इंटीग्रल डोमेन क्या है, z√3। तो हमने क्या बताना है कि वो जो इररिड्यूसिबल है इस रिंग इंटीग्रल डोमेन में वो प्राइम नहीं है। तो हम इस रिंग से एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर हमने किया 1 + (-3). हम कंट्रेरी क्या सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है ये, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे एक्स वाई में, ठीक है। हमने ऊपर क्या सपोज, हमें गिवन क्या है कि हमारे पास इस रिंग के अंदर एक इररिड्यूसिबल है, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं होता इसके एलिमेंट्स। हम कंट्राडिक्शन क्या ले रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक एलिमेंट हमने लिया है इस रिंग से वो क्या है, रिड्यूसेबल, और रिड्यूसेबल किस में है, एक्स और वाई में, दो एलिमेंट्स में। और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास अगर हमने इसको रिड्यूसेबल कहा है तो एक्स और वाई दोनों हमारे पास नॉन यूनिट होंगे, ठीक है। मीन्स कि कोई भी इन दोनों में से यूनिट नहीं होगा। तो मैंने इस एलिमेंट को फैक्टराइज कर लिया a + b√-3 और c + d√-3 में। अब दोनों साइड में फॉर नॉर्म फंक्शन लूँगा, ऑपरेट करवा दूंगा दोनों साइड पे। तो आपको पता है ये 1 + (√-3) यहाँ पे अप्लाई होगा तो हमारे पास ऊपर जो हमने फार्मूला जिस तरीके से इसको डिफाइन किया हमारे पास 4 आ जाएगा आंसर, और दूसरी साइड पे दोनों में उसी फॉर्म में आंसर्स आ जाएंगे। अब देखें कि हमने 4 को मीन्स के जो ऊपर हमने लिया था एलिमेंट 1 + (√-3) उसको दो एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, फैक्टराइज कर लिया था। अब अगर हमारे पास आंसर 4 आता है तो इसका क्या मतलब है कि जो से बाकी दो हमने फैक्टर हैं इसके 4 के, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं कि या तो वो दोनों 2 होंगे तब आंसर 4 आ सकता है, या 1 और 4 होंगे, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले हमने क्या ली, 2 वाली, कि अगर हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो 2 के इक्वल होते हैं तो ये हम क्या कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मीन कि अगर पहले हम कंडीशन लेते हैं, पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं तो ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, देखें। अगर मैं a² + 3b को 2 के इक्वल लेता हूँ तो इस तरह के हमें कभी भी दो इंटीजर्स a और b, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन क्या है, z है, मीन्स कि हमने इंटीजर a b सेट ऑफ इंटीजर्स लेने हैं। तो हमारे पास कभी भी a और b इस तरह के दो इंटीजर्स नहीं मिलेंगे जिनको हम इस यहाँ पे पुट करें और हमें 2 के इक्वल आंसर आए, ठीक है। क्योंकि एक साइड ही 3 बन रही है, 3 का मल्टीपल है एक साइड, a 0 भी हो तब भी वो आंसर 2 से पहले ही बड़ा है। तो इसलिए ए और बी हमारे पास कोई भी इस तरह के नहीं होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकें और 2 के इक्वल बने। तो इसलिए हमारे पास ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं, हमारे पास कंट्राडिक्शन क्यों होगी, क्योंकि फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बच गई, 1 और 4, 1.4 कि एक फैक्टर 1 हो दूसरा 4 हो। लेकिन अगर किसी एलिमेंट की फैक्टराइजेशन इस तरह दो एलिमेंट्स में हो कि उनमें से एक 1 हो जाए, मीन्स कि यूनिट हो जाए, तो उस एलिमेंट को हम इररिड्यूसिबल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि यही पॉसिबिलिटी बच गई तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, इररिड्यूसिबल है।
इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास ये जो फैक्टर आया है ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कंसिडर किया, दो एलिमेंट्स, दो फैक्टर जिनकी प्रोडक्ट 4 की इक्वल है, मीन्स के दोनों क्या होंगे, 2 और 2 होंगे, सही है। तो मैं इनमें से एक एलिमेंट को कह देता हूँ एज ए कंट्रेरी कि हमारे पास अब क्या मतलब है, मैंने ऊपर बताया हमने कि वो 2 की इक्वल नहीं होगा, मीन्स कि 2 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन हम कंट्राडिक्शन क्या लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये 2 को डिवाइड करता है, ठीक है। मीन्स कि 2 का फैक्टर हो गया, फैक्टराइज हम कर सकते हैं, दो फैक्टर्स मैं बनाऊंगा जिनको 2 की इक्वल रखूंगा, ये हमने कंट्राडिक्शन ले ली। तो मैंने एक फैक्टर क्या बनाया, 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 और दूसरा a प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस 3, मीन्स कि 2 को फैक्टराइज कर लिया, ये हमने कंट्राडिक्शन लिया। तो जब मैंने फैक्टराइज किया तो 2 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, इनको पहले मैंने ये दोनों जो फैक्टर थे उनको मैंने इस तरीके से लिखा कि स्क्वायर रूट माइनस 3 कॉमन ले लिया, रियल वाला पार्ट अलग कर लिया और रैशनल पार्ट अलग कर लिया। इसके बाद 2 जो एक साइड पे था लेफ्ट साइड पे, उसको भी मैंने इसी फॉर्म में लिख लिया, 2 प्लस 0 स्क्वायर रूट माइनस 3, वो 2 ही बनता है। तो उसके इक्वल रख के मैंने दोनों साइड को कंपेयर किया, रियल वाले को और स्क्वायर रूट वाले को, तो वो हमारे पास कितना आया, एक साइड मेरे पास क्या आई, a माइनस 3b वो 2 के इक्वल और दूसरा a प्लस बी वो 0 के इक्वल। वहाँ से मैंने क्या निकाली, a की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी दूसरी इक्वेशन में, तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, -1/2। और हम जानते हैं हमने a b कहाँ से लिया है, रिंग ऑफ इंटीजर से, मीन्स कि जहाँ पे हमारे पास ये रैशनल फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं आते, इंटीजर्स फॉर्म में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास b क्योंकि 1/2 आ गया रैशनल फॉर्म में आया, तो इसलिए हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने नीचे क्या बताया कि ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड से। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वी कंक्लूड डैट कि जो हमने एलिमेंट लिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें भी सेम यही केस है कि हमने क्या बताना है कि द एलिमेंट 7 इज़ इररिड्यूसिबल इन जेड स्क्वायर रूट 5, ठीक है। कि हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, उसमें हमने एक एलिमेंट लिया 7, ठीक है, और उसके बारे में हमें क्या पता है कि वो क्या है, इररिड्यूसिबल है। हम कंट्राडिक्शन क्या लेते हैं कि वो 7 हमारे पास रिड्यूसेबल है, ठीक है। रिड्यूसेबल अगर होगा तो इसके दो कोई से भी फैक्टर बनेंगे और दोनों 0 के इक्वल, 1 यूनिट के इक्वल नहीं होंगे, मीन्स कि दोनों यूनिट नहीं होंगे। तो मैंने क्या कह दिया कि 7 इज फैक्टराइज एज 7 इज इक्वल टू एक्स वाई, मीन्स कि 2xy में वो फैक्टराइज हो गया और x और y दोनों ही यहाँ पे क्या है, यूनिट नहीं है। तो ये मैंने x और y को इस तरीके से लिख दिया, x और y की प्रोडक्ट 7 के इक्वल है। दोनों साइड पे मैंने कौन सा फंक्शन लगा दिया, नॉर्म फंक्शन। जब नॉर्म फंक्शन लगाएंगे तो देखें, नॉर्म फंक्शन में हमारे पास क्या था, एक पार्ट था रियल जो ए स्क्वायर होता था और दूसरा था स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट वाला 3, मीन्स कि रैशनल पार्ट था। यहाँ पे रैशनल पार्ट क्योंकि 0 है, तो फार्मूला जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे नॉर्म वाला, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो आ जाएगा 49, मीन्स कि नॉर्म 7 49 के इक्वल आता है। तो आप देखें यहाँ पे जो मेरे पास नॉर्म एक्स है, नॉर्म वाई, मीन्स कि जो दो इसके फैक्टर थे 7 के, अब उनकी क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि वो 49 के इक्वल हो उनकी प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास, तो यहाँ पे 7 का नॉर्म हमारे पास कितना है, 49 आया। तो उसके जो फैक्टर्स हैं उनके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो क्या हो 7/7 हो, 7.7, या क्या हो 1 और 7 हो, ठीक है। तो अगर हम पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं तो क्या आ जाएगी कि हमारे पास एक फैक्टर जो है वो किसके इक्वल है, प्लस के या -7 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम जानते हैं कि अंडर अगर हम मोड देखें, मोड 5 देखें, तो हमारे पास ये ए और बी ऐसे कोई भी हमें नहीं मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर सकें, प्लस या -7 के इक्वल इसको लें, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये केस फॉल्स हो गया। तो हमारे पास फिर क्या हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो यहाँ नंबर है, रिंग कौन सी इंटीग्रल डोमेन का है हमारे पास यहाँ पे जेड स्क्वायर रूट 5, तो उसके अंदर हमारे पास फिर क्योंकि 7 के इक्वल इस तरह के कोई भी हमें ए बी नहीं मिलेंगे जो जिसको हम यहाँ पे पुट करें तो हमें वो 7 प्लस या 7 माइनस के इक्वल आंसर दें। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारी फिर कंट्राडिक्शन, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ क्या होगा 49.1, ठीक है। ये दो फैक्टर बन सकते हैं 49 के, और जब भी दो फैक्टर्स में से एक 1 हो, मीन्स कि यूनिट हो, तो हम क्या कहते हैं, वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, इररिड्यूसिबल है। और यही हमने ऊपर बताना था एग्जाम्पल में।